हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इस पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्ज़ाम सामने आने वाली है 17 अगस्त से, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ामों में सेम ही होता है। तो ये जो साइंस का सीरीज़ है वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज़ में हम 25 तो नहीं 20 क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये सीरीज़ रोज़ रात 8 बजे आती है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में इस बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और इंस्टाग्राम पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। अब तरंग की विशेषता क्या नहीं है? जैसे कोई भी तरंग होती है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश तरंग है, तो इस तरंग की विशेषता क्या क्या होगी जो इसमें होगी। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य इसको बोलते हैं, दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है। आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकेंड में जितना बार ये होता है, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में ये हुआ, तो इसका जो आवृत्ति हो गया ये हो गया एक बार। अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना होता तो इसका जो आवृत्ति हो जाती है 2 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। और जो होता है आयाम जो होता है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, तो इससे जितना ऊपर गया और जितना नीचे आया, महत्तम विस्थापन को आयाम बोला जाता है। और माध्यम, तो ये जो 3 है ABC, ये तरंग का विशेषता होता है। लेकिन ये जो माध्यम होता है ये कोई विशेषता नहीं होता है। ठीक है, ये माध्यम विशेषता नहीं है। माध्यम तो ये होता है कि ये जो तरंग है वो किस माध्यम से जाकर, हवा से जा रही है, निर्वात से जा रही है, ये सब माध्यम उसका विशेषता नहीं है। ये जो 3 होता है यही सिर्फ विशेषता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए कि एक ही आवृत्ति, सेम आवृत्ति की आवाज़ हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको टोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोन बोलेंगे। जब सेम आवृत्ति की आवाज़ हो तो उसको टोन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल है। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है। अब एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है। अब सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि इसका अभिसारी केंद्र क्या, जब सूर्य मतलब इन्फिनिटी से जब प्रकाश की आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, तो इसका अभिसारी जो केंद्र है, अभिसारी दर्पण के मुख्य अक्ष से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5, ये जो अभिसारी केंद्र, जब इन्फिनिटी से कोई किरण आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, तो ये 5 सेंटीमीटर जो हो गया, ये 5 सेंटीमीटर उसका फोकस हो गया। ठीक है, और ये इस साइड है तो -5 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबा एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक मोमबत्ती रख दिए, यहाँ से पूरा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हो गया इसका जो U हो गया वो कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। याद रखिए। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। अब मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा ये पूछा है, तो एक फार्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। अब 1/f, अब f दिया हुआ है -5, v हमको निकालना है, और u दिया हुआ है -10। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, -1/10 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा कि 10
माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, 5 50, ये हो गया 5/50, मतलब आया 1/10। किसका मान आया है 1/10? 1/भी का मान 1/10 आया, 1/भी का मान 1/10 आया। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कितना दूर बनेगा, तो 1/भी बराबर 1/10 है, तो भी बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना ये फार्मूला याद रखिए। और f का मान जो दिया था -5 दिया था, और u का मान दिया था -10, उससे समीकरण को बिठाते जाइएगा, खुद ब खुद ये आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात की करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर। अब मान यहाँ देखिए कि f दिया हुआ है 10, यहाँ भी -10 होगा, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब को बोला जाता है u। प्रतिबिंब ना है तो प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं। उसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार, वस्तु को u से आकार से चरगुना है, तो मान लीजिए इसको x मानते हैं, इसको 4x मानेंगे। ठीक है, अब ये 3 हमको मिल गया, फोकस भी मिल गया, और ये वस्तु की स्थिति भी मिल गई, और प्रतिबिंब की स्थिति भी मिल गई। अब हम इसको फार्मूला में पुट करके देखते हैं। फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f के जगह पे -10 बराबर v के जगह पे v के जगह पे 4x, और u के जगह पे x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-10 तो क्या हो जाएगा 5x, एक मिनट रुकिए, 4x एलसीएम लिए तो 1 + 4 ये आ गया। यहाँ से 1/-10 बराबर क्या हो जाएगा 5/4x, और 4x बराबर क्या हो जाएगा -50, और x बराबर -50/4, और x बराबर क्या आ गया -12.5। और ये माइनस का जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे ही आगे ही बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे बनेगा। या माइनस का चिन्ह जो है दर्पण के, जैसे ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, आगे बनेगा। ठीक है, पीछे नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, दर्पण सूत्र 1/f, फिर से लिख दे रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है, तो AC को DC में बदलने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं। ऐसा होता है, रिंग के आकार का होता है रेक्टिफायर, समझे, ऐसा होता है। AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर घंटा में किया जाता है। इसको डिनोट किससे डिनोट किया जाता है, एम्पियर प्रति घंटा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के 2 सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि डैश उससे के टर्मिनल के बीच। तो सबसे आसान विधि क्या होता है, धारा का जो बीच विभवांतर का बनाए रखने के लिए, दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसे बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या, 1-2 सेट पहले हमने बताया था कि ये वातावरण में क्या बताया था, OSI, Al, Fe, ये देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब बताया था कि वातावरण में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। लेकिन आज हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर में, तो मानव शरीर में क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर में हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा कार्बन, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन,
फिर हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, ऐसे ही होता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है 65 और कार्बन का 18, हाइड्रोजन का 10 और नाइट्रोजन का 3। ठीक है, कैल्शियम का 2% मान लीजिए, बाकी सब पॉइंट में रहता है 1, 0.03 ऐसे रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है अगर मानव शरीर में बोले तब, और अगर पृथ्वी पे वातावरण में बोले तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, दोनों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मानव शरीर में भी और वातावरण में। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, तो ये सब वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हमसे सही मानव शरीर में पूछे तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये ऐसे करके। ठीक है, सबसे, और अगर हमसे वातावरण में पूछे तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। अब जो होता है जीवाश्म जो होता है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, जीवाश्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। अब जो होता है पारपोइसेस जो होता है वह पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि साउंड जो होता है वो उत्पन्न करता है पारपोइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या है। अब मृत शरीर को, डेड बॉडी को फॉर्मेलिन में रखा जाता है। हमसे पूछा कि फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेलिन क्या होता है, जल फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, जल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। अब इथेनॉल का किसके लिए विकृतीकरण होता है, तो इथेनॉल का होता है इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए इसका विकृतीकरण किया जाता है। ठीक है, विकृतीकरण किया जाता है, इसको रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब देखिए ये 3 होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो तीनों का सूत्र लिख दे रहे। एल्केन का होता है CnH2n+2, इसका एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो हमसे एल्केन का पूछा है, तो एल्केन का पहला वाला क्या होता है, CnH2n+2 याद रखिए, +2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2U+O2 जो ये रिएक्शन दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन जो होता है वह 4 तरह से रिएक्शन होता है, और ये चारों तरह यहाँ लिख दिया गया है, ऑप्शन में है ही। हम चारों ऑप्शन को समझा देते हैं, उसके बाद इसको देख के बताइएगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया जो होता है, संयोजन का मतलब हुआ अगर ए और बी मिलकर ए बी बना दे, अगर ए और बी मिलकर ए बी बना दे तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब घटन बोलते हैं जब ए बी रहे और ये रिएक्शन करके A+B हो जाए, अलग हो जाए, इसमें अलग अलग था और साथ में मिल गया तो ये हो गया संयोजन, और इसमें साथ में था और अलग अलग टूट गया तो ये हो गया अपघटन। ठीक है, ये 2 समझ गए। और देखिए विस्थापन और दोहरा विस्थापन। विस्थापन और दोहरा विस्थापन किसको कहते हैं। तो देखिए विस्थापन रहे और दोहरा विस्थापन, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसको विस्थापन ही ऑप्शन में दिया। अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहे, हम दिखा देते हैं कैसा कैसा ऑप्शन रहता है। जैसे देखिए AB+C ऐसा रहे और रिएक्शन करके AC+B बना ले तो इसको बोलते हैं विस्थापन। लेकिन ये इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल विस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन, ठीक है, एकल। क्यों एकल विस्थापन हुआ कि देखिए AB था और C था, तो यहाँ से देखिए इस B को हटा दिया C,
बी को सी हटा दिया, बी को सी हटा दिया, बी को सी हटा दिया ना, तो एक ही को हटाया है, सिर्फ बी को सी हटाया है और सी के जगह पे बी चला गया, तो वो हटाया नहीं है, सिर्फ बी को हटाया गया है, यहाँ से बी को हटाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एकल विस्थापन। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर विस्थापन रहे और एकल विस्थापन रहे तो हम एकल विस्थापन पे टिक करेंगे। अगर यहीं पे अगर एकल विस्थापन ना रहे, सिर्फ विस्थापन रहे, तो हम विस्थापन पे टिक करेंगे। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन किसको बोलते हैं? जैसे देखिए कि ए प्लस बी, ए बी प्लस सी डी ये रहे और ये रिएक्शन करके क्या बना ले? ए सी और बी डी बना ले। तो यहाँ से देखिए बी को सी हटा दिया है और बी को सी हटा दिया और यहाँ देखिए डी को बी हटा दिया, मतलब क्या हुआ? सी के जगह पे बी के जगह पे सी आ गया है और जो सी के जगह पे सॉरी हाँ सी के जगह पे बी आ गया, मतलब एक दूसरे ये सी के जगह पे बी और बी के जगह पे सी चला गया, तो दोनों का विस्थापन हुआ है। दोनों का विस्थापन ए के जगह पे बी चला बी के जगह पे सी चला गया और सी के जगह पे बी आ गया है, तो दो ठो इसमें विस्थापन हुआ, तो इसी को बोलते हैं दोहरा विस्थापन। ठीक है, समझ गए? तो संयोजन में होता है ए प्लस बी मिलकर ए बी बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी यू और ओ मिलकर सी यू ओ बना लिया, मतलब क्या ये संयोजन हो गया है? सी यू और ओ मिलकर सी यू ओ बना लिया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब फल पकाने के लिए तो कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमको डी ऑप्शन में दिया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग करते हैं फल पकाने में। ठीक है, और यह कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से अगर पूछे कि कृत्रिम रूप से फल कैसे पकाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन के हेल्प से। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिखना चाहिए, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मतलब होता है O2, ऑक्सीजन गैस मतलब O2, ऑक्सीजन मतलब सिर्फ O, सिर्फ अगर ऑक्सीजन बोलेगा तो O। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर यहाँ इसका बोलने का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन होता तो O, तो इसमें कितना परमाणु? ऑक्सीजन का कितना अणु है? एक ही अणु है। ऑप्शन में तो एक अणु दिया ही नहीं, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन गैस मान के चलेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ऑक्सीजन ही लिख देता है, लेकिन कभी कभी हमको ऑप्शन से देखकर पता करना पड़ता है कि वो ऑक्सीजन बोल रहा है या ऑक्सीजन गैस बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ऑप्शन दे देता एक, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, ऑक्सीजन गैस माने या ऑक्सीजन माने। तो यहाँ एक दिया नहीं है, तो इसमें तो एक होता है, इसमें दो होता है, तो दो वाला टिक कर देंगे। और यहीं पे अगर एक दे देता, दो नहीं देता, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन मान के चलते हैं। समझ गए? तो ये ऑप्शन को देखकर हम पता करेंगे कि ऑक्सीजन गैस है या ऑक्सीजन है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन ही लिख देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। अब जो 57 किसका होता है? लैंथेनाइड का, लैंथेनाइड का होता है। और लैंथेनाइड जो होता है किस ब्लॉक से संबंधित है? लैंथेनाइड कहाँ पे होता है? जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो लैंथेनाइड कहाँ होता है? यहाँ पे दो निकलता है, यहाँ से यहीं से ना स्टार्ट हो जाता है एफ ब्लॉक, यहाँ पे होता है लैंथेनाइड, यहाँ होता है एक्टिनाइड, ये दोनों में। और उसके बाद जो होता है लैंथेनाइड का होता है 57 और एक्टिनाइड का होता है 89, और उसके बाद 57 के बाद 58 से लेके 71 तक हो जाता है लैंथेनाइड सीरीज, और 90 से लेके 103 तक हो जाता है एक्टिनाइड सीरीज। तो ये जो 57 है, यहाँ ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, और ये जो पूरा ये बीच वाला है ये डी ब्लॉक, और नीचे वाला एफ ब्लॉक। तो जो 57 जो होता है, 57 यही होता है, 58 से आ जाता है एफ ब्लॉक में। ठीक है, 57 वाला जो होता है वह डी ब्लॉक में ही होता है। 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक वो होता है एफ ब्लॉक में। ठीक है, एफ ब्लॉक में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभी बताए हैं कि एक्टेनाइड की परमाणविक संख्या, एक्टेनाइड अभी बताए हैं कि ये जब ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और यहाँ नीचे में होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 रॉ होता है, ठीक है, 2 रॉ होता है। एक होता है लेंथेनाइट सीरीज का, एक एक्टेनाइट सीरीज का। लेंथेनाइट सीरीज का जो होता है 58 से 71 तक और एक्टेनाइट सीरीज का जो होता है वह 90 से 103 तक, ठीक है। तो हमसे पूछा है एक्टेनाइट सीरीज का पूछा है, तो एक्टेनाइट सीरीज का कहाँ से होता है 90 से 103 तक, ठीक है। और अगर लेंथेनाइट का पूछता तो 58 से 71 तक, ठीक है, और लेंथेनाइट का 90 से 103 तक, ठीक है, याद रखिएगा ये एफ ब्लॉक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, अब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति कैसे होगा, कभी धीरे चलेगा, कभी स्पीड चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी स्पीड चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी स्पीड चलेगा। तो उसका तो जो गति होगा समान तो होगा नहीं, और वृत्त गति होगा कि नहीं होगा वो तो हमको पता नहीं। अब गोल रास्ता रहेगा तब तो वृत्त गति होगा। रेखीय गति तो हो रहा है, लेकिन रेखीय गति तो हो रहा है, सीधा चल रहा है, क्या पता वो कहीं मुड़ता भी होगा, तो हम तो बोल नहीं सकते कि रेखीय गति है, हाँ। लेकिन असमान गति बोल सकते हैं, असमान गति, क्योंकि उसका गति कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। तो जब मान लीजिए कभी किसी से मतलब टकराने वाला सवाल आए तो उसमें क्या चीज़ संरक्षण रहता है, इस क्वेश्चन का ये पूछने का यही मतलब है कि टकराने के बाद क्या संरक्षण रहता है। तो टकराने के बाद जो होता है संवेग संरक्षण रहता है। संवेग को पी से डिनोट करते हैं और इसका होता है एम भी। फॉर्मूला क्या होता है एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए कि एक कार है, एक साइकिल वाला, अब कार का कुछ वजन होगा मान लीजिए 100, ठीक है, 100 कार का वजन है और इसका वेलोसिटी था मान लीजिए 20 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए एक साइकिल वाला है, इसका वजन है मान लीजिए 5 किलोग्राम और इसका स्पीड अगर हम पूछे कि टकराने के बाद साइकिल का अभी इसका स्पीड जो हो जाएगा, अभी मानते कुछ है, मान लीजिए कि टकराने के बाद हमसे पूछे कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, टकराने के बाद तो स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखेंगे कि जो अभी स्पीड है, मान लीजिए कि साइकिल का स्पीड है 5, कितना है, मान लीजिए कि साइकिल का स्पीड है 5, ठीक। तो अभी टोटल संवेग कितना हो गया, ये हो गया 2000 प्लस 25, इसका 25, 2025 है, 2025 हो गया। टोटल इसका संवेग कितना हो 2025। अब मान लीजिए कि कार का था 100 और साइकिल का था 5 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो गया 105 किलोग्राम टोटल ये हो गया। और हमसे पूछा कि टकराने के बाद दोनों का साथ में कितना वेग होगा, तो वो पहले कितना था 2025 था। तो अब जो हो जाएगा टकराने के बाद इसको जब भाग दे देंगे जितना आएगा उतना हमारा कितना आएगा देख लेते हैं, पॉइंट में ही आएगा। तो 21405, ठीक है, 405 और फिर 20 बार में अगर करते हैं तो करीब वही 19 पॉइंट कुछ आएगा, 19 पॉइंट देख लेते हैं। 19 को गुना करेंगे, 19 के 9 हाथ में 1, 40, 19 पॉइंट आ गया। फिर हमसे बचा कितना 6 बच गया, पॉइंट दे के 0 देंगे 2, 19.2 आ जाएगा हमारा टकराने के बाद उसका जो वेग हो जाएगा। ये कार और ये साइकिल जब दोनों टकरा जाएगा तो इसका जो वेग हो जाएगा वो 19.2 हो जाएगा। जो पहले कितना था, पहले था कार का था 20 और साइकिल का था 5। अब टकराने के बाद हमारा वेग इतना हो जाएगा, तभी जाके हमारा जो संवेग जो है संरक्षण रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो संवेग जो होता है वो संरक्षण रहता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।